हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स। तो ये जो सेशन है टारगेट 50 सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम 50 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर आई एंड आईएफएस, ताकि आप आराम से 50 मार्क्स का जो बैरियर है जेआईबी एग्जाम में वो पार कर पाए। सिमिलर सीरीज जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। दूसरी चीज जो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का लिंक मिलेगा। उन ई बुक्स को आपको डाउनलोड करना है। आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। दूसरी चीज आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके अब तक के। तीसरी चीज आपको मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। तो देखिए इंडिया में ना पॉलिटिकल कंसेंसस देश की आज़ादी से पहले ही बन गया था कि हम एक प्लान्ड इकोनॉमी रहेंगे। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी। हमारा गोल था कि हमें सोशल डेवलपमेंट भी करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। तो हमने जो प्लानिंग का मॉडल अपनाया वो था 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, कहीं कहीं पे मिड टर्म हम रिव्यू भी करते थे पूरे प्लान का, और कई बार कोई क्राइसिस आ जाते थे, कोई वॉर आ जाता था, तो हम एनुअल प्लान्स भी बनाते थे। और ये जो प्लानिंग का तरीका था ना, ये सेंट्रलाइज्ड था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि ऐसे डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पैसे खर्च होंगे, कैसे डेवलपमेंट करनी है। तो इस पर्पस के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया 1950 में। एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी है, यानी कि किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी थी ये। जो भी चेयरमैन बनता था इसका, वो कौन होता था? जो भी पीएम है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था, वो चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का। और प्लान्स जो बनाते थे ये 5 ईयर प्लान्स, दे वर अप्रूव्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अब फिर 12 प्लान बने, 12 5 ईयर प्लान बने, लेकिन फिर ऐसा लगा कि अब हमारी इकोनॉमी ना मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। ठीक है, अब हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है, हमें स्टेट की प्रायोरिटीज को देखना है, हमें ज्यादा डायनेमिक प्लानिंग करनी चाहिए। इसलिए नीति आयोग लाया गया 2015 में, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाया गया। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक है, जो कि स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। प्लान तो अभी भी हम करते हैं कि हमें डेवलपमेंट कैसे करनी है, लेकिन जो हमारा प्लानिंग का मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच था, अब बॉटम अप अप्रोच चलती है इंडिया में प्लानिंग में। ठीक है, तो पहले प्लानिंग कमीशन था 2014 तक, 1950 से लेके, फिर नीति आयोग आया जो ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच रखता है। ठीक है, लेकिन हमें 5 ईयर प्लान भी पता होना चाहिए कि पहले इंडिया में कैसे प्लानिंग हुई है। तो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक, जिसका की ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहले देश नया नया आजाद हुआ था, कि हमें रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना है। ठीक है, हमें फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें बाहर से ना खाना लाना पड़े, हमें इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करना है, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। हम चाहते थे कि हमारा ग्रोथ रेट 2.1% तो हो, लेकिन हमने 3.6% जो है वो अचीव किया था। गवर्नमेंट का काफी एक्टिव रोल था उस टाइम पे इकोनॉमी में, और 5 आईआईटीज को भी एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड प्लान की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के, खाना वगैरह तो सही है, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं और हम हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, कैपिटल गुड्स पे फोकस करें। तो हमारा ग्रोथ टारगेट 4.5 था, लेकिन हमने 4.27 अचीव किया। और इस टाइम पे हमें फॉरेन एक्सचेंज के कंस्ट्रेंट्स भी फेस करने पड़े। हमने काफी मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, रोडकिला, यहाँ पे हमने स्टील प्लांट्स लगाए। तो पहला जो हमारा प्लान था वो एग्रीकल्चर और स्टेबिलिटी पे फोकस करता था, जो दूसरा हमारा प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता था। फिर अगर हम थर्ड प्लान की बात करें, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसमें हम फिर से एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करी 1961 से 65 के बीच में, और हमने सोचा कि रीजनल जो डेवलपमेंट है वहां पे बैलेंस होना चाहिए, ज्यादा कम डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम पे हमारा इंडिया चाइना वॉर हुआ 1961-62 में, और 1965-66 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और यहाँ पे इंडिया में ड्रॉट आया, फेमाइन आया। तो ओवरऑल
हमारा जो खर्चा है वो फेमाइन और वॉर्स में चला गया, तो हम जो सोचा था हम डेवलपमेंट करेंगे इस टाइम पे हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस टाइम पे हमारी सरकार फोर्स हो गई कि वो प्लान हॉलिडे लें। 5 ईयर प्लान बनाने की बजाय उन्होंने 3 एनुअल प्लान बनाए, 66 का, 67, 68। उन्होंने फिर एनुअल प्लान बनाए। ठीक है, उन्होंने फोर्थ प्लान को थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि वॉर वगैरह के कारण देश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान बनाया और सोचा कि ठीक है, हम फिर फोर्थ प्लान पे बाद में आएंगे। जो फोर्थ प्लान आया 1969 से लेके 1974 में, हमारा जो जो स्ट्रैटेजी थी वो गदगिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड थी। हम चाहते थे कि ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है, और हम सेल्फ रिलायंट बने एज अ नेशन। तो हमने यहाँ पे और हम सेंट्रलाइज हो गए। अपना जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस था उसमें हम और भी सेंट्रलाइज हो गए। और इस टाइम पे भी 1971 वाला वॉर हो गया, जो बांग्लादेश के साथ हम जो पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, बांग्लादेश क्रिएट हुआ, वो हुआ। ठीक है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ गई, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया, सरकार का खर्चा बहुत होने लग गया, और सरकार ने बैंक्स को नेशनलाइज भी कर दिया ताकि बैंक्स पे गवर्नमेंट का ग्रेटर कंट्रोल रहे। ठीक है, तो चौथे प्लान में भी वॉर था, इन्फ्लेशन था। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ प्लान आया वो कह रहा कि पॉवर्टी से हमें लड़ना है, लेकिन उस टाइम पे भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए। जब फिफ्थ प्लान था 1974 से लेके 1979 तक, तो इसमें हम चाहते थे कि पॉवर्टी हम घटाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 20 पॉइंट प्रोग्राम भी इसके लिए लॉन्च किया कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, गरीबी को हटाना है। बहुत भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन थी इस टाइम पे। ठीक है, आरबीआई को बोला गया कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करो। ठीक है, देश में इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी 1975 से लेके 77 तक। और इस टाइम पे देश में काफी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, और रीजनल इक्वालिटीज भी हमें काफी यहाँ पे देखने को मिली थी। सिक्स्थ प्लान जो था 1980 से लेके 1985 तक, फिर से इंदिरा गांधी थी, गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया उन्होंने कि हमें पॉवर्टी को हटाना है, कि हमें जो पुअर जो लोग हैं हमारे देश में उनको डायरेक्टली अप्रोच करना है, हमें गरीबी को कम करना है। ठीक है, रूरल पॉवर्टी पे स्पेसिफिकली जो है फोकस किया गया कि रूरल एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ताकि गरीबी जो है कम हो। ठीक है, तो जो रीजनल लेवल पे इनइक्वालिटी थी, पॉवर्टी थी, उसको एड्रेस करने के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, एक टारगेट ग्रुप अप्रोच रखी गई थी, डेवलपिंग नेशनल लेवल प्रोग्राम्स डायरेक्टेड एट सर्टेन पॉपुलेशन। कुछ कुछ एरियाज पे फोकस करने के लिए नेशनल लेवल पे टारगेट ग्रुप अप्रोच बनाएगी कि इस एरिया को फोकस करना है, इनकी डेवलपमेंट के लिए ये हम ऐसे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अगेन इतने साल हो गए आजादी को, हम अभी गरीबी ही हटाने पे लगे हुए थे। फिर सेवंथ प्लान की बात करें, यहाँ पे हमारा फोकस था 1985 टू 1990 में के इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन करना है, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते थे कि हम एक्सपैंड करें हमारी इकोनॉमी, मॉडर्नाइज हो, हम सेल्फ रिलायंट बने और हमारे देश में सोशल जस्टिस आए। तो जवाहर रोजगार योजना जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो रूरल पुअर है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वेजेस उन्हें मिल सके। ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी पुराने प्रोग्राम्स चल रहे थे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था हमारा, सीएडीपी, डीपीएपी, डीडीपी, अलग अलग हमारे प्रोग्राम से उनको दोबारा से रीओरिएंट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाई ग्रोथ रेट देखे 1980s के अंदर, लेकिन इसमें फिस्कल इम्बैलेंस हमें बहुत देखने को मिला कि कमाई कम है देश की और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिटीरियरेट हो रहा है क्योंकि हम बाहर से बहुत बोरोइंग कर रहे थे। तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली है। उसके बाद कोई हमारे पास साउंड इस टाइम पे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं थी, हम बाहर से बोरो करके देश में खर्चा कर रहे हैं, डेफिसिट्स होता जा रहा है, फिस्कल इश्यूज आ रहे हैं, तो काफी अनसस्टेनेबल तरीके से हम इस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, फिर दिक्कत तो आ रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह की, तो फिर से 2 एनुअल प्लान्स आए 1990 से लेके 1992 के अंदर, जिसमें हमारा फोकस था कि भैया एम्प्लॉयमेंट लेके आओ और सोशल रिफॉर्म्स करो थोड़े से। ठीक है, एट्थ प्लान को लाने में 2 साल का थोड़ा सा डिले किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे और हमारा तो वैसे ही बुरा हाल था उस टाइम पे।
बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। फिर हमने एलपीजी की पॉलिसीज लेके आए 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारा 8th प्लान आया 1992 से लेके 1997 तक। ठीक है, पहले हम पुराना था कि सब कुछ सेंट्रलाइज होता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो हमने थोड़ी सी पॉलिसी शिफ्ट करी। ठीक है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे एलपीजी। फिर हमने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा मार्केट बेस्ड बनाया, ओपन अप किया अपनी इकोनॉमी को, स्टेट का रोल डिफाइन किया, प्राइवेट सेक्टर को हम लेके आए। ठीक है, पहले सब कुछ गवर्नमेंट करी थी, प्राइवेट सेक्टर को हमने स्पेस दिया, उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है उस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया। ये भी फोकस किया कि बहुत ज्यादा अंधाधुंध खर्चा करके डेफिसिट बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, अंधाधुंध बिना मतलब की सब्सिडीज ना दी जाएं, प्लानिंग डिसेंट्रलाइज लेवल पे होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए कि डेवलपमेंट में स्टेट्स की भी हमें राय लेनी चाहिए, एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज पे फोकस किया गया। हम अपने देश को इस टाइम पे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत एक मेजर चेंज आया था हमारे थिंकिंग के अंदर आफ्टर एलपीजी। ठीक है, फिर 9th प्लान आया 1997 से लेके 2002 तक। इस टाइम पे दुनिया में स्लो डाउन था, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एम्बिशियस था काफी ग्रोथ रेट कि हम 7% पे ग्रो करेंगे। ठीक है, और हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अपने फुलफिल करेंगे। फिर उन्होंने अभी ये भी बोला 9th प्लान में कि 7 बेसिक मिनिमम सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों को, एजुकेशन, पब्लिक हाउसिंग में असिस्टेंस देंगे, चिल्ड्रन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, विलेज कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, और जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। और फिजिकल कंसोलिडेशन भी पहली बार हमारी प्रायोरिटी बना, नहीं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, कभी फिजिकल डेफिसिट इतना इतना ज्यादा हो रहा है, पहली बार हमने फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस किया। फिर आया 10th प्लान। ठीक है, तो 10th प्लान में हमारा थोड़ा सा माइंड शिफ्ट चेंज हुआ। हमने बोला कि हम अपनी पर कैपिटा इनकम को अगले 10 साल में डबल कर देंगे। ठीक है, और हमने ये भी सोचा कि भाई सिर्फ ग्रोथ रेट हाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करना है। नेशनल डेवलपमेंट कमिटी का एंगेजमेंट भी पॉलिसी फॉर्मेशन में इंक्रीज किया गया। ठीक है, हमने टारगेट सेट किए जिनको मॉनिटर किया जा सके, कि इस इंडिकेटर के थ्रू हम मॉनिटर करेंगे प्रॉपर। गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस को भी डेवलपमेंट का एक फैक्टर माना गया। ठीक है, स्टेट के रोल को इंक्रीज किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया गया प्लानिंग में। ठीक है, पीएसयूज, लीगल सेक्टर, लेबर वगैरह जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की बात की गई है। और एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स माना गया, कि भाई अगर हमारे देश को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर एक प्राइम मूविंग फोर्स रहेगा। इवन सोशल सेक्टर यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पे भी काफी फोकस किया गया था। फिर आया 11th प्लान। यहाँ पे थीम थी इंक्लूसिव ग्रोथ, और हमारा टारगेट था कि हमें 10% पे ग्रो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन वरीज अबाउट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ एफआरबीएम एक्ट। तो एफआरबीएम एक्ट आ चुका था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन बोल रहा था कि ये एक्ट कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे टसल था। इन्फ्लेशन जो थी काफी थी। ठीक है, तो उसके कारण जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको टाइट कर दिया गया। अब क्रेडिट पॉलिसी टाइट हुई तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन जो है उस पर भी इम्पैक्ट आया। ठीक है, अब रूपी स्ट्रांग हो रहा था। जब रूपी स्ट्रांग होता है ना, तो अब डॉलर सस्ता हो रहा है, रूपी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स श्रिंक कर रहे थे, है ना। क्योंकि पहले मान लो अगर रूपी वीक होता है तो डॉलर में मान लो 100 रुपए आ रहा था, फिर डॉलर में 80 रुपए आ रहा है, डॉलर में 70 रुपए आ रहे हैं, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ रहा था। हमारे फूड ग्रेन्स बहुत महंगे थे, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हो रहे थे। तो हम यहाँ पे काफी हमें मेजर मैक्रो फिस्कल कंसर्न्स देखने को मिले थे। ठीक है, तो हमारी हाई एस्पिरेशंस थी, लेकिन काफी ज्यादा हमारे पास ये सारे मैक्रो फिस्कल कंसर्न्स थे। 12th प्लान जो आखिरी प्लान था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका थीम था। बहुत कंसल्टेशन करके बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, टारगेट 8% का था, अचीव किया 6.7%। लेकिन इस टाइम पे फिर आ चुकी थी मोदी गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भैया अब हमें ये 5 ईयर प्लान वाला तरीका नहीं चलाना, अब हम लेके आएंगे नीति आयोग, और अपना जो प्लानिंग का तरीका है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं घुसना है 5 ईयर प्लान्स में। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि किस साल में एक, अगर आपको देश का आइडिया ना कि पहले ये हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अगर आपको ओवरऑल एक हमारे देश की हिस्ट्री पता है तो ये सारी चीजें आप इजीली समझ पाएंगे।
ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेके 1974 तक चला था, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द गदगिल स्ट्रैटेजी विद स्पेशल फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्लान. The plan avoided financial constraints as there was no major war during its tenure. तो क्या 1969 से लेके 1974 के बीच में वॉर नहीं था? था, वॉर तो था। ठीक है, इसी टाइम पे तो जो है जो बांग्लादेश है उसकी भी फॉर्मेशन हुई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप 3 को रिमूव कर दो तो ए जो है यहाँ पे सही है। जो गदगिल स्ट्रैटेजी थी वो ये बोलती थी कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिली स्टेट्स है, इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए है, वहां पे गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट है, ए करेक्ट आंसर है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 8th 5 ईयर प्लान 1992-1997. इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ सेवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स. बिल्कुल सही, 1991 में हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहे थे, उसके बाद ये प्लान आया था, बिल्कुल सही. इट recommended a redefined role of the state advocating for market based development and a greater role for private sector. बिल्कुल सही है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाए गए थे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है. तो 1 एंड 2 यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सेंट्रल अंडरलाइंग थीम फॉर द 11th 5 ईयर प्लान वाज इंक्लूसिव ग्रोथ. बिल्कुल सही. और 12th 5 ईयर प्लान का क्या थीम था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 जो है करेक्ट आंसर है. तो देखिए, ये जो हमारा सीरीज है ना, इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम आपका एक बेसिक कवरेज करवा दे, आपको थोड़ा एक तरीके से अवगत करवा दे विद द सिलेबस. तो यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में JIB कोर्सेज में जाइए. अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की जरूरत है तो JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं. स्पेसिफिकली IEN-IFS में प्रॉब्लम है तो IEN-IFS का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है. तो मास्टर कोर्स में आपको मिलेगा, अगर आप कंप्लीट मास्टर कोर्स की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग्स, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स है 15 to 20 मिनट्स, ये देखते हुए कि आपके लिए जॉब के साथ 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस देखना मुश्किल है. तो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, आपको मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है, तो कम समय में आप रिवीजन भी कर सकते हैं. डाउनलोडेबल नोट्स हैं, डाउनलोडेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के भी मॉक टेस्ट हैं, और फुल लेंथ एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो एक तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन है. IEN-IFS का भी अलग से कोर्स अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं. ट्रायल अगर आप लेना चाहते हैं, ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है. सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो आप बस जब भी सोचे तैयारी का, सबसे पहले तो जल्दी सोचें कि तैयारी करनी है. अगर सेल्फ स्टडी करनी है, IIBF की बुक से पढ़िए, ठीक है, या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा उतना स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं होता. तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए जो कोर्सेज हैं, दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन. तो आप edutap.in पे जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी इशू है तो आप कॉल कर सकते हैं 8146 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.